हाँ जी विक्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। अगर आपको याद हो, इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा था कि रेट एंड रेट कांस्टेंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, आरओआर, क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स में से बेटा तीन फैक्टर्स हमारे कोर्स में है। एक है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, जो हम बेटा कर चुके हैं। दूसरा बेटा है टेम्परेचर, जो हम आज करने वाले हैं। और तीसरा जो है बेटा वो क्या आता है, कैटलिस्ट। फैक्टर्स हमने और भी पढ़े थे, पर इन सारे फैक्टर्स में से ये जो तीन फैक्टर्स हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। कॉन्सेंट्रेशन में आपने रेट कांस्टेंट भी निकाला था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, उसको भी आपने बेटा निकाला था। तो बेटा हमने जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन किया था, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा रिएक्शन किया था। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं सेकंड फैक्टर की बेटा, वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस की। तो बेटा शुरुआत करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस फैक्टर पे। अब बेटा हमने देखा है कि जब हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेटा रिएक्शन का रेट जो है बेटा वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर। ठीक है। तो बेटा अब लेट्स सपोज हमने इनिशियल टेम्परेचर बेटा कितना रखा, टी, एंड हमने बेटा फाइनल टेम्परेचर जो है बेटा वो कितना कर दिया, टी में 10 केल्विन इंक्रीज कर दिया। मतलब हमने क्या किया बेटा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 केल्विन, मतलब सिर्फ 10 केल्विन टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, जब हम बेटा टेम्परेचर रखते हैं T1 तो बेटा रेट कांस्टेंट बेटा कितना आता है, K1। लेकिन जब हम बेटा टेम्परेचर रखते हैं TF तो बेटा रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो क्या आता है बेटा, K2। एंड बेटा K2 जो है वो ऑलमोस्ट K1 के बेटा क्या होता है, डबल होता है। तो बेटा हमने देखा with every 10 Kelvin rise in temperature, with every 10 Kelvin rise in temperature बेटा रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो क्या हो जाता है, मिनिमम डबल हो जाता है। कुछ केसेस में तो बेटा ये ट्रिपल भी हो जाता है। मतलब क्या हो गया बेटा, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय 100%। बेटा डबल होने का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज 100% बेटा क्या कर जानी है, इंक्रीज कर जानी। तो रेट कांस्टेंट जो है 100% बेटा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जरा देखते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या है बेटा हमारा कंसेप्ट। कहते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है अगर आप टेम्परेचर बेटा क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। लेकिन जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है, इनफैक्ट हमने देखा है विद एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर बेटा रेट रिएक्शन का बेटा क्या हो जाता है, डबल। डबल का बेटा मतलब क्या हो गया, 100% इंक्रीज। डबल का मतलब बेटा क्या हो गया कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो 100% क्या कर जाती है, इंक्रीज। तो बेटा हम क्या निकालते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं बेटा, मान लेते हैं 300 हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया और बेटा 310 केल्विन बेटा हमारा कौन सा हो गया, फाइनल टेम्परेचर। तो बेटा रेट कांस्टेंट 310 केल्विन पर बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2। और रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पर उसकी बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1। तो बेटा ये वैल्यू ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स आ जाती है। मतलब K इंक्रीजेस बाय मिनिमम बेटा 100%। अब बेटा अगर 3 हो जाता है तो बेटा इट इज ऑलमोस्ट 200%। तो बेटा हमने पूछा
कि भाई ये रीजन क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है कि टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज करो तो रिएक्शन की स्पीड जो है बेटा वो डबल हो जाती है। तो हमने क्या निकाला, सर, हमने, हाँ जी बेटा। तो ये आपने पिछली क्लास में करवा दिया था ना? आई नो बेटा, मैं थोड़ा सा टॉपिक को ना बिगिनिंग से ले जाना चाहता हूं अच्छा। ताकि आप मिस आउट ना ओके करें, इसलिए बेटा। ओके ओके सर। हम्म तो बेटा हमने सोचा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिशंस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर ने हमें बताया था कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, टेम्परेचर की। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो भी बढ़ती है। लेकिन 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 हम जब मैथमेटिकली फाइंड करने लगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पता लगा कि जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बेटा काइनेटिक एनर्जी पता है बेटा कितना इंक्रीज करती है, सिर्फ 3.3%। काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज 3.3% है, लेकिन रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो 100% इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा कैसे निकालते हैं बेटा, तो हमने लिखा एवरेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा हमने क्या लिखा बेटा, टेम्परेचर चेंज अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इनटू 100। बेटा टेम्परेचर चेंज आपने कितना किया, 10 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर बेटा आपने कितना लिया, 300 केल्विन, इनटू बेटा क्या कर दिया 100। तो बेटा ये देखो 3.3% आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा इसका जो इंक्रीज है वो 3.3% है। एंड अगर कोई मेरे से पूछे कि सर इसमें वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर आप इंक्रीज निकालेंगे तो बेटा मैं तो हाफ मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 3.3% अपॉन एम। मैं तो फिर भी इसको बेटा कितना ले रहा हूं, अंडर रूट 3.3% अप्रोक्सीमेटली, जो बेटा वैल्यू कितनी आ रही है 1.7 के आसपास। मतलब बेटा क्या हो गया कि जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, एवरेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी का बेटा कितना आ रहा है 3.3%। एवरेज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का बेटा कितना आ रहा है, वो उससे भी कम आ रहा है 1.1%। बट रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 100%। इसका मतलब है सिर्फ collisions of molecules is not the reason, is not the correct reason for increase in the rate constant। तो बेटा इससे हमें ये तो पता लग गया कि अगर एवरेज इंक्रीज वेलोसिटी में 2% के आसपास आ रहा है, एवरेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में 3 से 4% के आसपास आ रहा है, तो बेटा ये इतनी छोटी वैल्यूज 100% इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट को बेटा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हो रही है वो सही रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बेटा इस नए रीजन को हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बट आगे बढ़ने से पहले अगर बेटा किसी को इसमें से कुछ कॉपी करना है तो वो कॉपी कर सकता है। तो ये देख लो बेटा, एवरेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, एवरेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना आ गया 3.3%। तो एवरेज इंक्रीज वेलोसिटी में निकालेंगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3.3%, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अबव डिस्कशन ने प्रूव कर दिया कि इंक्रीज इन कोलिजन जो है बेटा इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रिएक्शन रेट। तो बेटा इसका मतलब है
कोलिजन्स मॉलिक्यूल के बीच में बेटा क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव। अब पता लगा बेटा हमें कि कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स जो है बेटा वो दो टाइप की होती है। कोलिजन्स जो होती हैं बेटा वो दो टाइप की होती है। एक होती है इफेक्टिव कोलिजन जो बेटा क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, और एक होती है बेटा इन इफेक्टिव कोलिजन्स, है ना, जो बेटा सिर्फ कोलाइड करती है पर प्रोडक्ट नहीं बनाती। मतलब कुछ कोलिजन्स में बेटा मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करके वापस चला जाएगा, ठीक है, बट बाकी कोलिजन्स के अंदर, इफेक्टिव कोलिजन्स के अंदर बेटा प्रोडक्ट जो है वो बनता है बेटा, ठीक है। तो हमें इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है बेटा। बेटा जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर जो है बेटा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पता क्या होता है, ये जो इफेक्टिव कोलिजन्स है ना, जो प्रोडक्ट बना सकती हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब बेटा क्या हो गया, जो प्रोडक्ट बना सकती हैं बेटा, ये वाली जो वैल्यूज है ना बेटा, ये डबल हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाता है। अगर हम बेटा ओवरऑल कोलिजन्स देखें तो बेटा बिल्कुल सही है, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स जो है बेटा वो क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, लेकिन बेटा वो इनइफेक्टिव भी होती हैं और वो इफेक्टिव भी होती हैं। पर मेनली जो इफेक्टिव कोलिजन्स है ना बेटा, इनकी डबल होने की वजह से बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सिर्फ 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करना, और बेटा 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करना या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना कोई इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो नहीं है, आप इजीली इस वैल्यू को अटेन कर सकते हैं। तो बेटा इफेक्टिव कोलिजन्स का कॉन्सेप्ट अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सर ये इफेक्टिव कोलिजन्स हम कैसे बना सकते हैं, तो बेटा ये एक्चुअली में ऐसा होता है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अगर आप उसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी तक नहीं लेके जाओगे, तब तक कोलिजन इफेक्टिव नहीं बनेगी, तब तक प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। तो बेटा इसीलिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, ये मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है या देनी पड़ती है, ताकि हम कोलिजन्स को बेटा क्या बना सके, इफेक्टिव कोलिजन्स बना सके। तो बेटा होता क्या है, मॉलिक्यूल्स आर possessing नॉर्मल एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एक नॉर्मल एनर्जी होती है। जब आप इनको एनर्जी देते हो बेटा, कैसे देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो इन दोनों का सम जो है बेटा अगर वो कहां पहुंच जाए, थ्रेशहोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए, तो बेटा कोलिजन्स जो है बेटा वो क्या बन जाती है, इफेक्टिव बन जाती है। कोलिजन्स जो है बेटा वो क्या बन जाती है, इफेक्टिव बन जाती है। अब मैं आपको इसका बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बेटा समझ सको। अब बेटा मान लो एक क्लास के अंदर केमिस्ट्री टेस्ट हुआ। अच्छा, अब बेटा स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, केमिस्ट्री टेस्ट जो है बेटा वो कितने मार्क्स का हो गया, 70 मार्क्स का हो गया। अब स्टूडेंट के जो मार्क्स आए बेटा, जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग स्कोर जो है बेटा वो कितना होता है, 40%, ठीक है। तो बेटा बच्चों के मार्क्स आए, किसी के 10 आए, किसी के 12 आ गए, किसी के बेटा 20 आ गए, किसी के बेटा 27 आ गए, किसी के बेटा 29 आ गए, किसी के बेटा 26 आ गए, किसी के 25 आ गए, ठीक है, किसी के 16 आ गए, किसी के बेटा 17 आ गए, ठीक है, किसी के बेटा 13 आ गए। अच्छा, किसी के बेटा 68 आ गए, किसी के बेटा 69 आ गए, किसी के 50 आ गए, किसी के बेटा 35 आ गए, किसी के बेटा
38 आ गए एंड सो ऑन। अब टीचर ने डिसाइड किया, टीचर ने डिसाइड किया कि वो क्लास में 20 ग्रेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है ना। टीचर वांट्स कि वो 20 ग्रेस मार्क्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। अब देखो बेटा, अब 40% अगर मैं 70 का निकालूं तो बेटा पासिंग स्कोर का मतलब बेटा कितना हो गया, 28। अब बेटा ये जो 20 ग्रेस मार्क्स मैंने देने हैं, मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के, ये जो 20 ग्रेस मार्क्स मैंने देने हैं, मैं किस कैटेगरी के बच्चे को दूं? देखो ये तो पास हो गया है, ये भी पास हो गया है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ठीक है, और ये भी पास हो गया, ठीक है। तो इनको तो देने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा क्लास के टेस्ट में पास हो गया उसको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये 20 ग्रेस मार्क्स मैं किस बच्चे को दूं ताकि मैं अपनी क्लास का परसेंटेज पास इंक्रीज कर सकूं? आई वांट टू इंक्रीज परसेंटेज पासिंग स्टूडेंट्स। तो मुझे वो किस बच्चे को देना चाहिए? क्या मुझे इस बच्चे को देना चाहिए जिसके 13 आ गए? यस और नो? यस सर। यस। अगर मैं बेटा 13 वाले बच्चे को दे दूंगा और उसको 20 मिल जाएंगे तो बेटा मार्क्स कितने हो गए, 33। तो ये बच्चा जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन बेटा सिर्फ एक स्टूडेंट और ऐड होगा। ऐसे तो बेटा ये वाला बच्चा भी तो कह सकता है कि सर आपने मुझे क्यों नहीं दिए, ये भी तो कह सकता है सर आपने मुझे क्यों नहीं दिए, आप इतने पार्शल क्यों हो गए बेटा। तो इस वजह से बेटा दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रेस मार्क्स। मैंने 20 ग्रेस मार्क्स देने हैं, तो बेटा मैं इस बच्चे को 20 में से एक ग्रेस मार्क दे दूंगा तो बेटा ये 28 हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। इस बच्चे को मैं 2 ग्रेस मार्क्स दे दूंगा, ये भी पास हो जाएगा। इस बच्चे को मैं 3 ग्रेस मार्क्स दे दूंगा, ये भी पास हो जाएगा। तो इससे बेटा मैंने इसको भी पास करा दिया, इसको भी पास करा दिया, इसको भी पास करा दिया। बेटा गिविंग 20 ग्रेस मार्क्स टू दिस स्टूडेंट इज नॉट द करेक्ट वे। गिविंग 20 ग्रेस मार्क ओनली टू दिस स्टूडेंट इज नॉट द करेक्ट वे। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा परसेंटेज पासिंग सिर्फ एक बच्चा और ही ऐड होगा। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के पास है। और आपको पता है अगर मैं इसको भी 8 मार्क्स दे दूंगा तो देखो ना, 8 + 1 9, 9 + 5 बेटा कितना हो गया, 14। अभी भी मेरे पास 6 मार्क्स जो है वो बच गए। तो बेटा मेरा ये वाला बच्चा भी पास हो गया। तो बेटा मेरा परसेंटेज स्टूडेंट पासिंग इन द एग्जाम बेटा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। पहले कितने बच्चे पास हो रहे थे? पहले जब मैंने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए थे तो बेटा बच्चे कितने पास हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। आउट ऑफ हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बेटा पहले 6 आउट ऑफ 15 बेटा पास हो रहे थे। जब मैंने ग्रेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बेटा कितने पास हो गए, सिर्फ 5 रह गए। 10 आउट ऑफ 15 जो है बेटा वो पास हो गए। तो देयर इज नो पॉइंट गिविंग 20 ग्रेस मार्क्स टू अ स्टूडेंट जो ऐड करने पर भी पास ना हो या एक ही स्टूडेंट पास हो। इसलिए बेटा स्कूल्स में टीचर्स उन बच्चों को फिर भी थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं जो पासिंग बैरियर के बिल्कुल पास होते हैं। लेकिन भगवान ना करे अगर कोई बच्चा पासिंग बैरियर के बिल्कुल दूर है तो बेटा उसको पास करना बेटा तो अनएथिकल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट। तो बेटा इसीलिए होता क्या है, यही बच्चे जो है बेटा ये जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, 20, 26,
25, 27, ये बच्चे जो है बेटा ये किस कैटेगरी में आते हैं? इफेक्टिव एनर्जी के पास है, ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी के पास है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, ये चार बच्चे, ये चार मॉलिक्यूल्स फटाफट एनर्जी गेन करके बेटा क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो बेटा इससे क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेटा क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है बेटा। तो 28 जो बेटा एग्जाम में मार्क्स हैं बेटा, वो क्या हो गए? थ्रेशहोल्ड मार्क्स, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टूडेंट पास, ठीक है। और जो स्टूडेंट 28 के आसपास है उसी को ग्रेस मार्क देने का फायदा है, जिसके नंबर ही 10 है या 13 है उसको बेटा ग्रेस मार्क्स देने का फायदा नहीं है, क्योंकि उससे परसेंटेज पासिंग क्लास में इंक्रीज नहीं होता है बेटा। वही बेटा मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो मैक्सवेल ने बताया था बेटा। तो मैक्सवेल ने काफी अच्छे से बेटा इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया था बेटा? एक्सप्लेन किया था। अब बेटा एक्चुअली में होता क्या है, जब हम बेटा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और बेटा हम किसकी बात करते हैं बेटा? एनर्जी की। तो बेटा ये देखो ग्राफ जो है वो ऐसे आता है। अब बेटा ये है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये बेटा कौन सी एनर्जी है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जिसका मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो बेटा ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है बेटा ये क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये हो गया बेटा टेम्परेचर हमारा T1। और बेटा अगर आप ध्यान से देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स बेटा ये वाली एनर्जी लेके बैठे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है ना। ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है बेटा, कितने सारे मॉलिक्यूल्स ये वाली एनर्जी लेके बैठे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं बाय 10 केल्विन, तो जरा देखो बेटा यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, ये देखो ना, ये है वो मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी बैरियर के पास है ना। ये कौन है बेटा? मॉलिक्यूल्स जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर के पास है बेटा। इनको क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बेटा ये जो फ्रैक्शन वाला मॉलिक्यूल का ग्राफ है बेटा, ये छोटा हो जाता है कर्व, और ये लाइन ऊपर आ जाती है। अब देखो बेटा ये है वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी पहले से ज्यादा हो गई और फ्रैक्शन कम हो गया, इसे कहते हैं बेटा T2। जहां पे T2 जो होता है यूजुअली बेटा वो किसके बराबर होता है? T1 प्लस 10 केल्विन टेम्परेचर के बराबर होता है। यहाँ आप इसको कह सकते हो T2 इज मोर देन T1। अब इससे होता क्या है बेटा? ये देखो फ्रैक्शन तो बेटा यही रहेगा। अब इससे होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना जिनकी एनर्जी बेटा बिल्कुल थ्रेशहोल्ड के पास है, ये वाले जो होते हैं बेटा ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। और जब ये क्रॉस करके इधर आ जाते हैं तो अब आप देखो पहले मॉलिक्यूल्स कितने प्रोडक्ट बना रहे थे? ये। लेकिन अब कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा? ये। तो बेटा ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है बेटा वो क्या कर जाता है? डबल हो जाता है। तो आप ध्यान रखना जो ग्रीन वाला कर्व होगा, ठीक है, उसका डबल साइज आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो बेटा ये ओवरऑल डबल हो जाना चाहिए। तो बेटा ये देखो ये है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है अब बन रहा है एट टेम्परेचर 10 केल्विन राइज। तो बेटा वो क्या कहते हैं, जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर बेटा राइज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के पास होते हैं इनका अमाउंट डबल हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन की रेट या रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो डबल हो जाता है। कहते हैं जो पीक होती है ना बेटा वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को बताती है बेटा। ये मैं पीक की बात कर रहा हूं। ये बताती है ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेकर बैठे हुए हैं। और बेटा
टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये जो पीक है ये छोटी होती रहती है और एनर्जी जो है बेटा वो बढ़ती रहती है। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी पहले क्या थी E1, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बाद में क्या होगी E2। लेकिन बेटा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे ये कर्व राइट साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट होता रहता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, तो बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सवेल। तो बेटा याद रखना, जब हम ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पहले टीचर न्यूमेरिकल देना प्रेफर करता था विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस साल वो न्यूमेरिकल नहीं है, तो बेटा टीचर्स जो है वो रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जरूर दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर जिन स्कूल्स ने बेटा ये चैप्टर पहले ही टेस्ट में ले लिया है, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में ये क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई विद एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट गेट्स डबल। प्रेफरेंस टीचर की न्यूमेरिकल देना होती है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि न्यूमेरिकल की प्रायोरिटी पहले आती है। अगर ये न्यूमेरिकल है तो बेटा टीचर न्यूमेरिकल ही देगा आपको 3 मार्क्स तक के आसपास का। बट अगर इनके ही और शी इज नॉट गिविंग न्यूमेरिकल, तो बेटा थ्योरी पे रीजन ये जरूर आ जाएगा कि व्हाट इज द रीजन कि 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर की वजह से बेटा रेट कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आप में से किसी को भी बेटा कुछ भी कॉपी करना है, आप इसमें से कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी बेटा, तो ये हमारा ग्राफ आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब बेटा मैक्सवेल ने कहा कि भाई जो एनर्जी आप दे रहे हो, है ना, जो एनर्जी हम देंगे उसको भी तो नाम दो। उसका नाम क्या दे दिया गया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेटा ये क्या होती है बेटा, ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हम सप्लाई करते हैं ताकि रिएक्टेंट स्पीशीज जो है अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट से उठकर बेटा कहां तक पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो बनाने लगे। तो बेटा ये जो पॉइंट आप ग्राफ में देख रहे हो बेटा, मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूं ताकि फिर आप उसको मार्क कर लेना। तो लेट अस अगेन बेटा हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ बिटवीन रिएक्शन कैसे भाग रही है और बेटा यहां पर जो है बेटा वो कौन है, एनर्जी है। तो बेटा ये मेरे पास पॉइंट हो गया, ठीक है, किसका, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा, ER। ठीक है, अच्छा अब रिएक्टेंट को बेटा आप एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी गेन करेगा। तो बेटा गेन करने के बाद फिर उसकी एनर्जी में बेटा क्या आएगा, फॉल, और बेटा वो क्या बना देगा, प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बेटा ये R नहीं है, ये P है। मैं इसको अभी ठीक कर देता हूं, ये देखो बेटा। अब बेटा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। ये जो बेटा आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, है ना, इसे कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, जो बेटा एक रिएक्टेंट को बेटा कहां पे ले जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास यहां पर बेटा क्या था, मेरे पास यहां पे था AB प्लस C। बेटा ये मेरे रिएक्टेंट हो गए। तो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो बेटा वो क्या बनेगा, A.B .C, और उसके बाद बेटा यही कॉम्प्लेक्स बाद में एनर्जी बेटा क्या करता है,
रिलीज करता है और बेटा क्या बना लेता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो गया, AC प्लस B। और यहां पर आप देख सकते हो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है बेटा वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की एनर्जी, है ना। इस वजह से बेटा ये रिएक्शन जो है बेटा वो क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड अगर ग्राफ में आपने देखा कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो बेटा वो रिएक्शन जो है बेटा वो क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक कहलाती है। तो बेटा नॉर्मल एनर्जी में जो मॉलिक्यूल्स की होती है उसमें अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी दे देते हो तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बेटा कहां तक पहुंचती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचती है। तो जाके बेटा वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब किसी की एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कम होती है, किसी की एक्टिवेशन एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा, वेरी सिंपल एंड वेरी डिसेंट सवाल। बेटा पेट्रोल एंड वुड, ठीक है, किसको हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो बर्न हो, वुड। वेरी गुड, है ना। तो बेटा जवाब क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी पेट्रोल की, एक्टिवेशन एनर्जी वुड की। तो बेटा वुड की एक्टिवेशन एनर्जी जो है बेटा वो क्या होती है, ज्यादा होती है बेटा। याद रखना, substances with very less activation energy बेटा वो आराम से बर्न कर जाते हैं। जैसे बेटा हम बात किनकी करते हैं, फ्यूल्स की। इस वजह से बेटा इनकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं बेटा वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। मतलब ये एनर्जी हमसे कम लेंगे पर देंगे बहुत सारी एनर्जी। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। हमसे कम एनर्जी लेंगे और बेटा बहुत सारी एनर्जी जो है बेटा वो क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं बेटा। तो एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अगर आप ध्यान से देखें बेटा ये हमारा एनर्जी का बैरियर हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक जाते हैं, ये हो गया। अच्छा अगर हम इसके नीचे आते हैं तो ये हमारे बेटा प्रोडक्ट हो गए। ये जो दोनों के एनर्जी का डिफरेंस है इसे कहते हैं बेटा डेल्टा ई। अगर ये डेल्टा ई बेटा क्या आता है, नेगेटिव, रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। अगर ये डेल्टा ई बेटा क्या आता है, पॉजिटिव, रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। ये हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में भी क्लास 11th में पढ़ा था। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एनर्जी रिलीज है वो एक्सोथर्मिक है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब है वो एंडोथर्मिक है। आपको कुछ भी कॉपी करना हो इसमें से आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ हो गया। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर एनर्जी बेटा किसकी है, रिएक्टेंट की। ठीक है, ये जो आप एनर्जी दे रहे हैं बेटा ये क्या हो गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी लेके कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, कोई भी रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना बेटा, रिएक्टेंट्स क्या करते हैं बेटा, एनर्जी गेन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और बाद में बेटा वो क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो भी बनता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल। और फिर ये कॉम्प्लेक्स बेटा क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है और बेटा बाद में फाइनली बेटा क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। लेकिन बिहाइंड द सीन कहानी जो है बेटा वो कुछ ऐसी होती है कि रिएक्टेंट जो होते हैं बेटा एनर्जी लेते हैं और बेटा वो पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है इसलिए वो एनर्जी रिलीज करता है और बाद में बेटा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो हम इसको बाद में कॉपी कर लेंगे और बेटा कॉन्सेप्ट देखते हैं ये वाला। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, यहां पर जब हम लिख रहे थे आपने भी लिखा था कि, है ना, नॉर्मल
एनर्जी में अगर हम क्या ऐड कर दें एक्टिवेशन एनर्जी, तो बेटा वो किसके बराबर हो जाती है, थ्रेशोल्ड के। तो बेटा इसी इक्वेशन से मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी बेटा क्या आ जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी स्टेट। तो बेटा ये मेरे पास कौन है बेटा, रिएक्टेंट्स, और ये बेटा मेरे पास कौन है, प्रोडक्ट। तो बेटा रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्टेंट पहले एक्टिवेशन एनर्जी गेन करता है, क्या बनाता है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। द वर्ड इज रॉन्ग, द स्पेलिंग मिस्टेक। ये क्या हो गया बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो अनस्टेबल होता है, जो बाद में एनर्जी रिलीज करके बेटा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब देखो बेटा HI है ना, ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है बेटा, H2 कंबाइन करता है I2 के साथ ताकि बेटा वो क्या बनाए, 2HI। तो बेटा पहले बॉन्ड H और H के बीच में है और I और I के बीच में है, फिर ये एनर्जी गेन करते हैं एज एक्टिवेशन एनर्जी, और बेटा क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसकी बॉन्डिंग जो है सबके बीच में हो रही है, और बाद में एनर्जी रिलीज करेंगे। तो बेटा जब एनर्जी रिलीज करेंगे H और I के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, और H और I के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। तो बेटा बॉन्डिंग जो है अब वो ऐसी हो गई। तो बेटा दिस इज द बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट। कहते हैं अगर एनर्जी रिलीज कॉम्प्लेक्स की टू फॉर्म प्रोडक्ट ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से रिएक्शन में, तो वो एक्सोथर्मिक है, अदरवाइज एंडोथर्मिक है। वही बात आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा है तो बेटा ये आ गया एक्सोथर्मिक, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, एंडोथर्मिक आ जाएगा। अब ये आ गया बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट। इसी में ही बेटा हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को भी जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जो आगे भी भाग सकती हैं वो पीछे भी भाग सकती हैं। तो हाउ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन एनर्जी। कहते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड भागे चाहे रिएक्शन बैकवर्ड भागे, बेटा कॉम्प्लेक्स जो है वो सेम ही होता है और वो सेम पाथ को फॉलो करता है। जैसे बेटा फॉरवर्ड से बैकवर्ड है, वैसे ही बैकवर्ड से क्या आ जाएगा बेटा, फॉरवर्ड आ जाएगा, है ना। तो बेटा कॉम्प्लेक्स जो है अगर ऐसे जाएगा तो फॉरवर्ड कॉम्प्लेक्स वही बनेगा, अगर ऐसे जाएगा तो बैकवर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं बेटा। अब ये देखिए बेटा, ये एनर्जी है, आप अगर इस ग्राफ को देखेंगे, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की और ये एनर्जी है बेटा प्रोडक्ट की। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है बेटा उसे कहते हैं एनर्जी चेंज। ये हो गया बेटा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की। अगर आप इसी ग्राफ को ध्यान से देखें, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की कम है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है। इस वजह से बेटा ये वाली रिएक्शन जो है अगर ये आगे भागती है तो बेटा ये एनर्जी रिलीज करेगी और वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इस केस में अगर आप देखें एनर्जी जो है रिएक्टेंट की इतनी है, एनर्जी प्रोडक्ट की इतनी है, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है बेटा वो डेल्टा ई हो गया। ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। इस केस में आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की, इसलिए ये रिएक्शन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। वो मैंने वहां पे लिख ही दिया है बेटा, आप उसको भी देख सकते हैं। और बेटा एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अगर बेटा ये एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब ये हो गया। अगर एनर्जी चेंज बेटा क्या आता है, पॉजिटिव, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसका मतलब ये हो गया बेटा। तो ये आता है हमारा कॉन्सेप्ट का। अच्छा, अब हम कंपेयर करें तो पता लगता है कि बेटा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू
एंडोथर्मिक रिएक्शन में। आपको इसमें से कुछ भी कॉपी करना हो आप कॉपी कर सकते हैं। मैं आपके साथ स्लाइड जो है पीछे से शो करवा देता हूं, देन आपको जो भी मार्किंग करनी हो आप वो मार्किंग कर सकते हैं। तो बेटा अब हमारे पास कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का आ गया और टेम्परेचर से रिलेटेड हमारे पास बेटा क्या आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गई। तो बेटा इन सबको कंबाइन करके बेटा कुछ ना कुछ इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। तो बेटा आर्हेनियस ने बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के बिहाफ पर एक इक्वेशन जो थी वो कंप्लीट करी। उस इक्वेशन को बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बेटा कैसे लिखते हैं, rate constant k is directly proportional to exponential form of minus EA upon RT। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आती है बेटा, जिसकी डेरिवेशन ऐसी क्या है बेटा वो हमने करनी नहीं है। तो अगर आप रेट कांस्टेंट के हटाते हो तो बेटा अगर आप रेट कांस्टेंट के अंदर बेटा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो जो नया कांस्टेंट आता है उसको बेटा हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, इनटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अच्छा, अब z को कुछ बुक्स में a भी लिखा जाता है बेटा, ठीक है, और कोई एक दो कांस्टेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके भी लिखा जाता है। तो अगर आपके वहां पे अब एनसीईआरटी ने z रिप्रेजेंट किया है, कुछ बुक्स इसको a लिखती हैं, तो मैंने इसलिए आपको दोनों के बारे में बता दिया। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या आ जाती है बेटा, k रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू z इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो z जो होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स, कौन से, बाइनरी। अब यहाँ पे बेटा एक और कंडीशन आ गई कि हमारे पास जो बेटा इक्वेशन है वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कल को अगर तीन मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास वो वाली इक्वेशन नहीं है। तो कहते हैं कितने बाइनरी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं एक सेकंड के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर, उसे कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आई है k इज इक्वल टू z इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बेटा अगर मैं इसमें क्या लेता हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, log k इज इक्वल टू log z इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आपको पता है कि भाई log a इंटू बी जो है बेटा वो क्या होता है, log a प्लस log b। तो बेटा ये क्या हो गया, log k इज इक्वल टू log z प्लस, सॉरी बेटा मेरे को लॉग नहीं लेना, मुझे अभी नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, मैंने गलत कर दिया बेटा, लेट मी रीडू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये गलत आ गया क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो हमने अभी हटाया ही नहीं है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, टेकिंग नेचुरल लॉग। तो जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग को बेटा क्या लिखते हैं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन जी इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब वही बात आ गई बेटा, नेचुरल लॉग ए इंटू बी, बेटा क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी। तो बेटा नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा, नेचुरल लॉग ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो बेटा नेचुरल लॉग ए रेज टू द पावर एक्स, बेटा कितना आ जाता है, एक्स इंटू नेचुरल लॉग ए। देयरफॉर नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी, बेटा ये कितना आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू नेचुरल लॉग ई। अच्छा इस चीज का ध्यान रखना बेटा, नेचुरल लॉग ई जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो बेटा देयरफॉर ये क्या आ गया, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग जी माइनस ई ए
अपॉन आर टी। लेकिन बेटा हमको जो लॉग टेबल सिखाया गया है वो लॉग टू द बेस 10 का सिखाया गया है। अब लॉग टू द बेस 10 में मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, जरा इसका कॉन्सेप्ट जो है बेटा आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बेटा मैं इसको इस साइड पे लेके जा रहा हूं, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग के माइनस नेचुरल लॉग जी विच इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अच्छा बेटा नेचुरल लॉग ए अपॉन बी बेटा क्या होता है, नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी। तो बेटा मेरे पास ये कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग के अपॉन जी इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अच्छा अगर आप नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो बेटा आपको उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को बेटा मैं कैसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो बेटा, 2.303 इंटू log k अपॉन जी इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब बेटा मैं 2.303 को नीचे की तरफ बेटा ट्रांसफर कर देता हूं ऑपोजिट साइड में, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, log k माइनस log z इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। और फाइनली जब मैं log z को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, इस साइड पे मैं इसको क्या कर देता हूं बेटा, शिफ्ट कर देता हूं, तो बेटा मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है, log k इज इक्वल टू log z माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये आता है बेटा हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन, जिसके अंदर बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा रेट कांस्टेंट से बेटा रिलेट कर दिया गया है। अब बेटा इसी इक्वेशन को शायद हो सकता है कि आप इसको ऐसे देख लें कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हाँ जी बेटा, तो ये पूरी डेरिवेशन हमने करी, ठीक है, नेचुरल लॉग लेके नेचुरल लॉग से हमने कन्वर्ट किया लॉग, ये बेटा हमारी इक्वेशन आ गई। आप इसको अगर एक्सप्रेस करते हैं बेटा एज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो बेटा हमारा इस इक्वेशन में स्लोप जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303। ये वाला ग्राफ जो है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये बेटा किसके लिए हमारा आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बट एनीवेज बेटा हाँ मतलब कॉन्सेप्ट हमारा पूरा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो बेटा आप इसको थोड़ा क्या काफी ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट जो है मार्क कर लीजिएगा, राइट। देन बेटा हम बात करते हैं अगले पार्ट की। नाउ अब सिंस मैंने बात करी बेटा दो टेम्परेचर है, तो दो टेम्परेचर है तो बेटा दो रेट कांस्टेंट आएंगे, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जो है बेटा वो सेम ही रहती है, और ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव होकर ये आ जाता है बेटा, ये है बेटा वो फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन जो दो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट है बेटा ये हमारे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन हम इसको फिर भी मैं करवा देता हूं, ठीक है, ताकि हम इसको आराम से समझ सके। तो अब देखो बेटा हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बेटा वो क्या है, ये वाली आर्हेनियस इक्वेशन। तो लेट सपोज अगर मैं टेम्परेचर ले लेता हूं T1, तो बेटा T1 टेम्परेचर पर यही सेम इक्वेशन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, K1। और अगर मेरा टेम्परेचर आ गया T2 विच इज हायर देन T1, तो बेटा रेट कांस्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, K2, और टेम्परेचर कितना आ गया बेटा, T2। तो बेटा मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो बेटा ये कैसे आ जाएगा,
नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग Z माइनस EA अपॉन RT2 माइनस नेचुरल लॉग Z इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT1। तो बेटा ये पूरा पार्ट कितना आ गया बेटा, नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग Z माइनस EA अपॉन RT2 माइनस नेचुरल लॉग Z प्लस EA अपॉन RT1। बेटा ये कैंसिल हो गया, मेरे पास ये कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1, बेटा ये कितना आ गया, माइनस EA अपॉन RT2 प्लस EA अपॉन RT1। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूं, तो नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 बेटा कितना आ गया, मैंने EA और R बेटा कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और जैसे ही बेटा मैं नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा 2.303 log K2 upon K1 which is equivalent to EA upon 2. सॉरी ये अभी नहीं आना चाहिए, अभी मैंने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये कितना आ जाएगा, EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एंड फाइनली जब मैं 2.303 को बेटा यहां पे लेके जाऊंगा, तो बेटा मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये बेटा हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, जो आइडियली काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हमारा फुल सिलेबस आ रहा है, अगर कोई भी डिडक्शन नहीं है, अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, तो ये पूरा कंप्लीटली जो है बेटा वो आता है। लेकिन बेटा अगर इस टर्म में आपके वहां पे कुछ डिडक्शन है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला जो है वो शायद आपको ना कराए। तो ये डिपेंड करता है कि नीड क्या है बेटा स्कूल की। और बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया था कि अगर आप 2.303 इंटू R को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 इंटू 8.314, तो बेटा ये कितना आ जाता है 19.14, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 19.15, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, नितिन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका टाइम वहां पे बच जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। आप उसको सीधा आगे फॉर्मूला लगा के वैल्यूज प्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आर्हेनियस इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन 2 टेम्परेचर्स एंड 2 रेट कांस्टेंट, कंडीशन अप्लाई, एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स सेम। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस लेट अस ट्राई फ्यू एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला है बेटा हमारे पास इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल कर जाता है फॉर इंक्रीज इन 10 केल्विन। इसका बेटा मतलब क्या हो गया, K2 की वैल्यू जो है बेटा वो 2 टाइम्स हो गई बेटा K1 पे विद 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो बेटा अगर T1 की वैल्यू कितनी है बेटा T, तो बेटा T फाइनल की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी T + 10। कहता है एट
एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 298, तो बेटा उन्होंने तो हमें टेम्परेचर ही दे दिया, ये कितना आ गया 298 केल्विन, ठीक है। तो बेटा फाइनल टेम्परेचर इसमें 10 ऐड कर दो तो कितना आ गया बेटा 308 केल्विन। कहते हैं कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो बेटा ये आ जाएगा log 2K अपॉन K इज इक्वल टू EA, देखो बेटा ये कितना आ गया 19.14 इंटू 1 अपॉन 298, ये कितना आ गया बेटा 1 अपॉन 310। बेटा log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.14, बेटा ये कितना आ जाएगा 308 माइनस 298 अपॉन 298 इंटू 308। तो बेटा फाइनली मुझे क्या निकालना है EA। बेटा log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301 इंटू 19.14 इंटू 298 इंटू 308, बेटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा ये जूल में आएगा आंसर, और उसको जब आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर एक्टिवेशन एनर्जी का बेटा किस में आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की बेटा वैल्यूज किलो जूल पर मोल में हमको सॉल्व करनी होती है। बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हैं। Let's see beta another numerical based on this concept. अब देखिए बेटा it is in text का question number 9, it's a very nice question। कहता है एक्टिवेशन एनर्जी एक रिएक्शन के लिए 209.5 किलो जूल है बेटा। तो ये वैल्यू किसकी है एक्टिवेशन एनर्जी की 209.5 किलो जूल, जो बेटा 209,500 जूल आ जाता है। टेम्परेचर कितना आ गया बेटा 581 केल्विन। कहता है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल या फिर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ बेटा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू G इंटू E रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन बेटा कितना है RT, राइट। और इसी का अगर हम बेटा क्या ले लेते हैं लॉग, तो बेटा इफ यू रिमेंबर इसी को, तो बेटा ये क्या आ जाएगा log K अपॉन Z विच इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT। जब हमने बेटा डेरिवेशन करी थी बेटा एक्चुअली में वो इसकी वैल्यू जो है वो चाहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब आप इसकी वैल्यू को लॉग में लेते हैं तो बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो EA होता है बेटा ये 2.303 RT हो जाता है, माइनस 2.303 RT हो जाता है बेटा। तो बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को अब हम कैसे निकालेंगे बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं x। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को अब हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा x से। तो बेटा ये कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बेटा हमारे पास कितना आ गया 209, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 2.303, ठीक है, इनटू r कितना आ गया 8.314 इनटू बेटा हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा 581। तो बेटा इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, इसको अगर हम बेटा सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी मिनिमम किसके बराबर हो जाएगी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के एट गिवन टेम्परेचर। इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो इस हिसाब से एनर्जी को बेटा क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे ताकि वो क्या बना सके प्रोडक्ट बना सके। आप कर लीजिए कॉपी बेटा इसको। सर हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर किया बेटा इग्नोर नहीं, अगर हम इसको डिराइव करते हैं तो बेटा हम नेगेटिव साइन को जो है वो रिमूव जो है वो भी कर सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको वो भी बता देता हूं, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन आती है कि रेट कांस्टेंट के, ठीक है, अपॉन जी विच इज इक्वल टू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसको इन्वर्स कर देता हूं तो z अपॉन के बेटा कितना आ जाएगा e, ये कितना आ जाएगा बेटा रेज टू द पावर e a अपॉन आर टी। तो बेटा उस हिसाब से हम बेटा नेगेटिव साइन को क्या कर सकते हैं, यू नो रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने अगर इक्वेशन को इन्वर्स कर दिया तो मैंने नेगेटिव साइन जो है वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो आप इसका फ्रैक्शन जो है उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो लॉग की वैल्यू लेकर, या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसको दोबारा ही सॉल्व कर लेते हैं पूरा हटा के, ठीक है। एक मिनट, हम इसको पूरा इरेज कर देते हैं और आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सारा हटा देते हैं। अब ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी 209.5 किलो जूल, जो बेटा कितना आ गया 209,500 जूल आ गया। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर 581, ठीक है। और हमको बेटा क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन E। तो बेटा हमारे पास ये क्या आ गया फॉर्मूला, K इज इक्वल टू G इंटू E रेज टू द पावर E A अपॉन R T, ठीक है। तो बेटा K अपॉन G बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, E माइनस E A अपॉन बेटा कितना आ गया R T, Z अपॉन K अगर हम कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा E which is equal to E A अपॉन R T। तो अगर मैं इसका बेटा लॉग ले लेता हूं, है ना, फाइनली वो लॉग वाली डेरिवेशन जो है बेटा हमने पहले कर दी है, तो बेटा ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, E A अपॉन 2.303 RT। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको हम बेटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा वैल्यू 209,500 अपॉन, ठीक है, 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना आ गया 581। तो मेरे पास x आ जाएगा, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार तो बेटा आज के लेक्चर में आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम जो थर्ड और हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा फैक्टर दैट इज कैटलिस्ट, उसको भी खत्म कर देंगे और जो टाइम बचेगा उसमें वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर।